न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेजबान एस्टर डैनियल सरफराज की जानिब से तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद। आज की अहम शख्सियत जो अमनी तौर पर मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के मेमारों और ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और अहम बात यह है कि हमारे साथ आज पॉलिसी मेकर भी हैं। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त के अहम इशू को मद्दे नज़र रखते हुए अपना कीमती वक्त निकाला। सिमाब आसिफ जो NCN टीवी की चीफ एडवाइज़र भी हैं, जिन्होंने आज के पैनल का एहतमाम किया, हम उनके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू कॉर्पोरल पनिशमेंट इफेक्ट्स एंड पॉलिसीज़ यानी जिस्मानी सज़ा, असरात और पॉलिसीज़ हैं। चूँकि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की मद से बाहर नहीं निकल सका, मुल्क में गुर्बत, अनगिनत मसाइल और वसाइल नाकाफ़ी होने की वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में औजार या वो मजबूर हो जाते हैं कि मजदूरी करें, और इसी के दौरान उन्हें बहुत सारे जुल्म और जबर का सामना भी करना पड़ता है, और इसके अलावा जो है वो उनकी शख्सियत वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकती। इसके साथ साथ एजुकेशन है, वहाँ भी उस सेक्टर में भी कई जगह पे ऐसा होता है कि मजबूरन टीचर्स को जो है वो पनिश करना पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात गो के बड़े अच्छे किए जा रहे हैं, और आज हम ये जानेंगे कि इसके बारे में क्या पॉलिसीज़ स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, एक मेमारों की डेवलपमेंट के लिए क्या अपनाई जा रही हैं, क्या हिकमत अमली हैं, और क्या असरात मरतब होते हैं इस सारी पनिशमेंट से बच्चे की शख्सियत बनने में। पाकिस्तान में तालीम और तदरीस के हवाले से उस्ताद की मार एक रवायती जुमला है। ये बात अक्सर सुनने में आती है कि अगर किसी को बचपन में उस्ताद की मार पड़ गई हो तो वो ऐसा ना होता जैसा अब है, बल्कि बिल्कुल सुधर गया होता। और मगरब में भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज कहे जा रहे हैं कि उनको पनिशमेंट नहीं मिलती, वो स्टूपिड हो गए या काहिल हो गए, या इस तरीके से बहुत सारी बातें की जाती है। तो मैं आज के मौजू के लिए सिमाब को ये मदऊ करूंगा कि वो प्लीज़ आज के इश्यूज पर मुख्तसरन बात करें, ताकि हम अपने बाकायदा एक इंट्रोडक्शन के जरिए अपनी आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सिमाब आसिफ साहब जी। थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, और थैंक यू वेरी मच न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क चैनल, बिकॉज आप लोगों ने इस बात की सेंसिटिविटी को महसूस किया और इतने अहम टॉपिक पे आपने एक बहुत अच्छे पैनलिस्ट को लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत कम अवेयरनेस पाई जाती है लोगों में इस टॉपिक को लेके। तो मैं स्टार्ट ही करूंगी इस जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो है क्या उससे। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस, जिसका मतलब ही टू द बॉडी या मीनिंग है बॉडी से रिलेटेड। और कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है कि एनीथिंग डन, कोई ऐसा एक्ट किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका पर्पस ही पेन देना, डिस्कम्फर्ट देना है बच्चे को, इन रिस्पॉन्स टू द अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर, या बच्चे की किसी गलती या जो उसका बिहेवियर है उसके रिस्पॉन्स में उसको सुधारने के लिए। जब आप उसको पेन देके, इंटेंशनली पेन देके उसको सुधारने के लिए कुछ करते हैं तो वो कॉर्पोरेट पनिशमेंट के जमरे में आता है। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, स्लैपिंग, हिटिंग, किकिंग, पुलिंग हेयर, पिंचिंग, ट्विस्टिंग ईयर्स,
ये बहुत सारी फर्क किस्म की फ्लॉगिंग है, बेल्टिंग है, कई दफा हमने सुना है कि बच्चे के मुंह में साबुन डाला गया और कहा कि निकलो उसको गुस्से से, या फिर बच्चों के मुंह में मिर्चें डाल दी जाती है और कहते हैं कि ये सजा के तौर पे ये खाओ। तो ये बहुत सारी, जिसमें भी आप बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं और उसको ये सिखाने की कोशिश करें, बेसिकली ये डिसिप्लिन स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को सुधारना है, बच्चे को सुधारने के लिए कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, वो लोग जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है, वही लोग ये सारे एक्ट्स कर रहे होते हैं। और पीछे इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है कि हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं या बच्चे को सुधारना चाह रहे हैं। और जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे हम ब्रीच करते हैं, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स में ये आता है कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और दूसरी बात हमें ह्यूमन राइट्स में बताते हैं कि राइट फॉर फिजिकल इंटेग्रिटी, दोनों ही को हम ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं दोनों की। और जो सेल्फ स्टीम है बच्चे की, उसको हम डैमेज करते हैं। उसके साथ ही जो आर्टिकल 19 है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो रिक्वायर करता है स्टेट को कि ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स मस्ट बी टेकन, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, एजुकेशन मेजर्स लेने चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे को प्रोटेक्शन मिले, फिजिकल भी और मेंटल भी। और किसी भी तरह की इंजरी, लॉस, एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे वो मैल ट्रीटमेंट हो या निग्लेक्ट या नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट हो, इन सब से तहफ़्फ़ुज़ात बच्चे को हमने देने हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड में जो 1860 का है, उसमें सेक्शन 89 ने अलाउ किया है पेरेंट्स, गार्डियंस को कि वो फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को दे सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड या इन गुड फेथ में। और अभी चल के जो इस पे पेशरफ्त हुई है वो ये है कि 2016 में सिंध में एक्ट बना, प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट बना, और 2017 में, लेकिन वो सिर्फ सिंध पे एप्लीकेबल है। और उसके बाद 2017 में, जिसको हिस्टोरिक बिल भी कहते हैं, वो बना, नेशनल असेंबली ने पास किया और उसमें पेनल्टीज और बैन किया गया स्ट्रिक्टली हर तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट को, कि किसी भी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को नहीं दी जाएगी। और ये अभी तक 2 हमारे पास जो लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज बने हैं। और ओवर टू यू, क्योंकि शुरू में आपने कहा था 5 जी जी मिनट से ज्यादा जी लग जी लेगा। सिमाब, आपका शुक्रिया। इससे पहले कि मैं एस्टर साहबा के हैंड ओवर करूं, मैं ये बताता जाऊं नाजरीन को कि ये बच्चों के हवाले से हमारा चौथा प्रोग्राम है जो बड़ा पसंद किया गया। और इस तरह हम, चूंकि बच्चे इंतहाई एहसास, और जिस तरह मैंने कहा कि वो जो है वो मेमार हैं कौम से, किसी कौम, किसी मुल्क का एक मुस्तकबिल उनसे वाबस्ता होता है। तो जी एस्टर साहबा, आपका शुक्रिया भी। और मैं थोड़ा सा एस्टर साहबा के हवाले से बताऊं कि वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की रिसर्च में पेश होती है। जी एस्टर। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ, स्पेशली एनसीएन नेटवर्क वालों को, जो एक बहुत ही एक पॉजिटिव काम कर रहा है। और साथ ही मैं अपने तमाम व्यूअर्स को गुड इवनिंग कहना चाहती हूँ, सबको वेलकम करना चाहती हूँ जो हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज का टॉपिक सैमसन साहब ने और सीमाब साहिबा ने आपके सामने काफ़ी हद तक डिस्क्राइब किया है, और मैं फिर एक दफ़ा उसको दोहराना चाहती हूँ। टॉपिक जो हमारा है वो है आज जिस्मानी सज़ा, असरात और मुतालिका पॉलिसियाँ, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट, इफेक्ट्स एंड रिलेटेड पॉलिसीज। खास ये जो टॉपिक है, ये जैसे कि आपने अभी कहा कि बहुत ही अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ हमारे माशरे का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनली भी एक बड़ा खौफनाक इशू है। और इसमें सिर्फ तालीमी इदारों का ही मसला नहीं, बल्कि ये डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें हमारी बहुत सी खवातीन और बहुत सी बच्चियां जो हैं वो शादी के बाद जो है, खासतौर पर में ससुराल वालों के हाथों जो तकलीफ उठाती हैं, जो तशद्दुद उठाती हैं, वो जो है और उसके बाद उनका जो लाइफ है वो एक बहुत ट्रोमेटिक स्टेट से गुजरती हैं वो। इसके अलावा जो घरेलू मुलाजमीन हैं या जेलों में मुजरिम हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं। यानी बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा जुर्म है जो निहायत मासूम और बेगुनाह लोगों और इंसानों के खिलाफ किया जाता है, और कई बार वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो ये एक निहायत अहम टॉपिक है, और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे
इस प्रोग्राम में हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ही एक आला मकाम रखते हैं, एक बहुत नुमाया मकाम रखते हैं और बहुत ही इस सारी सूरत हाल को जो है उनकी नज़र उस पर बड़ी एक सख्त नज़र है और वो तमाम काबिल कदर और गिरा कदर खिदमात के हामिल हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं इनका थोड़ा सा तारुफ जरूर करवाना चाहती हूँ। हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनमें सबसे पहले जो तारुफ मैं करवाना चाहती हूँ वो हैं नुज़रत शीरीन साहिबा। शी इज़ द chairperson of Sindh Commission on the Status of Women, working for promoting national and international commitment in context of gender equality through implementation of GBV laws. मैडम नुज़रत, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारी जो पैनलिस्ट हैं वो सिस्टर रूही गौरी हैं। शी इज़ द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ्स कॉलेज, एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा रीनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं। वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम मैम। नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब इकबाल अहमद भुट्टो साहब। He is currently member from Sindh for National Commission on the Rights of Child. He has been a human and child rights trainer and educator since last 15 years. He is also member of Provincial Monitoring Committee on Prevention of Child Marriages, Women Development Department, Government of Sindh, and member of Curriculum Development Program, Sindh Police. इसके अलावा he has recently authorized module on community policing for Sindh Police 2018, conducted review of Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 and Rules 2016 and other human rights, child rights related laws. He has also recently co-authored a toolkit on juvenile justice system in Pakistan 2019, published by UNODC, Pakistan Office and Sindh Judicial Academy. We welcome you in our program, sir. Next जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब मोहम्मद काशिफ मिर्जा साहब। मोहम्मद काशिफ मिर्जा is the manager advocacy and communications at Spark Karachi office. Above a decade experience in development sector in field of media, research, advocacy and police reform. He worked closely with legislators, media and civil society, has experienced largely move around for child safeguarding. We welcome you in our program. And next, जो कि अभी सैमसन साहब ने तारुफ कराया कि वो जो हैं लीगल एडवाइजर भी हैं इस चैनल की, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस सिमाब आसिफ. She is the educationist and she is also the president of Sindh PMTA. She's the president for Sindh BCCI. She's a master trainer, Sindh Police Department. She works at UN SAT. She's also UN SAT trainer, examination trainer. Then she works at St. Patrick's College, Dadabhai University, SDPI, Sustainable Development Policy Institute, School of Finance, Sindh Police. She's also a member of Curriculum Development Committee, Sindh Police Department. And right now, she's also the Executive Secretary, Christian Student Network, Pakistan, CSNP. We welcome you in our program, Ms. Simab. Next one is Dr. Rubina Firoz Bhatti. ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं. इसके साथ साथ इन्होंने इंटरनेशनल लीडरशिप स्टडीज में यूएसए से इन्होंने अमेरिका से पीएचडी किया हुआ है और ये इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरा कदर इन्होंने काम किए हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं और इन्हें 2005 में नोबेल इनाम के लिए नामज़द भी किया गया था. इसके अलावा हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड की मेंबर पंजाब प्रोविंस से ये मुकर्रर की गई हैं और पंजाब जैसे बड़े सूबे की नुमाइंदगी, जनरल असेंबली की नुमाइंदगी एक अक़लियती खातून का करना यकीनन एक बड़े एजाज़ की बात है. एंड वी आर आल्सो प्राउड ऑफ यू, सो वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम. तो अब जो कि हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ हो चुका है, तो आई वुड रिक्वेस्ट सैमसन जावेद साहब कि वो आपने एक सवाल से इसको स्टार्ट करें. जी बहुत शुक्रिया. मैं पहला जानना चाहूँगा नुज़रत साहिबा हमारे साथ हैं जो बड़े अहम जो काम सर अंजाम दे रही हैं और एक बात बड़ी अच्छी बात है कि सिंध में जो है वो थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, दूसरों की निस्बत क्या काम हो रहा है और ख़वातीन के लिए भी
ये काम करती हैं। तो मैं नुज़र साहबा ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी हिकमत अमली है इस हवाले से, या जो आपको नज़र आ रही है अमली तौर पर क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन भी जान सके कि आप जहाँ ख़वातीन के लिए काम करती हैं, वहाँ बच्चों के लिए आप क्या कर रही हैं? स्पेशल आप जो है एक पॉलिसीज़ यूएसए को भी आप पॉलिसीज़ उनके लिए भी बनाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए, सूबा सिंध के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं बेहतरी के लिए इस सारे सिनेरियो के लिए आपके? ये जी, सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन जो है, जी, जी, उसका प्रियम्बल है एक्ट का कि हमें इंटरनेशनल जितने भी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान के, उसको प्रमोशन करना है और नेशनल कमिटमेंट जो हमारे हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन देखना है और उसको करवाना है। तो उस हवाले से मैं बात अगर बच्चों की हवाले से करूं, कॉरपोरेट पनिशमेंट के हवाले से करूं, तो सिंध हुकूमत ने हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ हमने पुलिस के अंदर बेहतरी लाई है कि अगर बच्चों के साथ जो सलूक किया जाता था और अभी भी होता है बाज वक़्त, तो उसको हम जैसे इदारे फौरन नोटिस लेते हैं और उस पे अमल दरामद कराते हैं, उनको सही करवाते हैं। इदारे हमारे यहाँ बने हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आज से चंद साल पहले तक इतनी इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही थी, लेकिन अब चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जब से सरबराही शमीम मुमताज साहिबा ने संभाली है, वो चेयरपर्सन, एक्टिंग चेयरपर्सन हुई हैं, तो हमारे यहाँ उस तरफ भी बेहतरी आई है। अब अगर कोई बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो उसको फौरी तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बने हैं हमारे यहाँ, तो उसके अंदर उसको दाखिल किया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है। हमारे यहाँ जेल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी देखरेख के लिए लीगल एड सोसाइटी तो एक लंबे अरसे से काम कर रही है, लेकिन उसके साथ और भी तंजीमें यहाँ काम कर रही हैं जिसमें बेहतरी आई है। ये हमने अभी काम शुरू किया है, जस्टिस माजिदा रिजवी साहिबा, मिनिस्टर शैला रजा साहिबा हैं इसमें शामिल, और अनीस हारून हैं और इकबाल डिथो है, मैं हूँ। इस तरह हम लोग जो बैठे हैं तो वो उसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं और उसके अंदर अमेंडमेंट जो तजवीज़ हमने करने जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी लाई जाए। जैसे नल एंड वॉइड करने का शादी का है, वो एक बड़ा मसला होता है। अभी आरजू केस में हमने कुछ सकम देखे इस लॉ के, जिसकी वजह से उसको का सामना करना पड़ा है। या और दीगर, जैसे अगर शादी कहते हैं कि शादी हो गई, लेकिन जब अर्ली चाइल्ड मैरिज में हुई है, छोटी उम्र में हुई है बच्ची की शादी, और उसको जबरी उसका मजहब तब्दील किया गया है, तो उसमें जब कोर्ट की तरफ से ये आ जाता है कि इसको शेल्टर होम भेजा जाए बच्ची को, तो उस दौरान उसके मियाँ या उसके जानने वालों से मुलाकात नहीं पर पाबंदी लगाना जरूरी है, ताकि उस दौरान वो एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बच्ची अपने असल उस पे आके फिर वो अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाए। इसी तरह जो इदारे बने हुए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, मैं उसका हमने मॉनिटरिंग शुरू की हुई है। आप देखें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत बने हैं, उसमें काफी अच्छी बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है। वहाँ बच्चों को पूरी सहूलतें दी जा रही हैं बिला तस्खीस कि वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है। जो भी बच्चा तशद्दुद का शिकार है तो उसको, इसी तरह मेडिको लीगल का जो प्रोसीजर है, डीएनए टेस्टिंग है, ये इन टाइम करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि हाँ, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखती है और इसमें बेहतरी लाने के लिए काम कर रही है। मुख्तलिफ इदारे हैं हमारे बने हुए, जिसमें अब मसाइल वहाँ शुरू होते हैं जब कम्युनिटी को अवेयरनेस ना हो। अभी हमने कुछ केसेस में देखा, क्योंकि मैं तो बहुत ही कोर्टों में जाके, थानों में जाके मॉनिटर कर रही होती हूँ चीज़ों को, तो वहाँ हमने देखा कुछ केसों में कि जहाँ
کمیونٹی تقسیم ہو گئی. جب کمیونٹی تقسیم ہو جا رہی ہے تو بچوں کو بہت مسائل ہوتے ہیں. وہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ پوری طرح نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تذبذب کا شکار کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گروپ نے ماں باپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے, وہ کسی سے ملنے نہیں دے رہے, بچی کو اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو شیلٹر ہوم نے یہ یقینی بنا دیا ہے کہ اب شیلٹر ہوم کے اندر اگر بچی جائے گی تو جب تک کہ وہ پورے طور پہ پرسکون نہ ہو جائے, ایک تو پھر وہ 164 کا بیان دے گی, اور دوسرے جو لا میں سقم ہیں اس کو ہم دور کریں گے جلد از جلد تاکہ وہ پورے ہوں. اور جو ادارے جہاں کے ویکنٹ پوسٹیں ہیں, جہاں کے ادارے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے, تو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کلوزلی ان کو واچ کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, اور فوری طور پہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وزیر اعلیٰ کو اور ہائر اتھارٹیز کو بھیج رہا ہے تاکہ اس کو صحیح کیا جا سکے. اور ابھی دیکھیں یہ بجٹ آنے کا وقت ہے, اس میں ہم بجٹری ایلوکیشنز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جب ان اداروں کے پاس صحیح بجٹ مختص نہیں کیے جاتے تو اس لیے ان کے قوانین پہ عمل درآمد بھی پوری طرح نہیں ہو سکتا, اور پھر وہاں وہ ادارے صحیح طور پہ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایک ادارہ اکیلا نہ ہو, بلکہ ادارے مل کے, سول سوسائٹی مل کے اگر ایک اسٹریٹجی پلان کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں تو پھر بہتری آئے گی ہماری چیزوں میں. اور یہ جو کارپوریٹ پنشمنٹ ہے اس کو ہم کم سے کم کیا اس کو ختم کرنے کے لیے مؤثر کوششیں کر سکیں گے جب ہم مل کے ایک اسٹریٹجی بنا کے ایک پلان آف ایکشن کے تحت کام کریں گے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ جو سوال ہے وہ میں ڈاکٹر روبینہ فیروز بھٹی سے کرنا چاہتی ہوں. ایکچولی آپ سے جو سوال ہے وہ تو آف کورس کمیشن کے حوالے سے یہ ہے بیکاز یو آر اے ممبر آف نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ فرام پنجاب. تو جو آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی کمیشن اور جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کارپورل پنشمنٹ کی جو کہ کافی بڑا ایشو ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی کا, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے؟ کیا کوئی ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں یا کچھ ایسا امپلیمنٹیشنز کی گئی ہیں کہ, اور اگر کوئی ان کے ریزلٹس آئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنا جو سگنیفیکنٹ ایک سبجیکٹ ہے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. اور جہاں تک کارپورل پنشمنٹ ہے, یہ ٹرمز جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں جنرل پبلک میں یہ استعمال نہیں ہوتی, لیکن جو بچوں کی جسمانی جو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور میں سب سے پہلے تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کمیشن سے اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کیا کر رہی ہے, مگر میں اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہے وہ ہے کیا. اور بے شک جو انٹرو میں کہا بھی گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے, اس نے ریٹیفائی کیا ہے بچوں کے عالمی معاہدے کو, اور خاص طور پہ اس کا جو آرٹیکل 28(2) ہے وہ کارپورل پنشمنٹ کی بچوں پہ کو جسمانی سزائیں دینے کا کوئی جواز نہیں چھوڑتا ہے. اس کے باوجود جو ہماری پاکستان کی جو لیٹسٹ رپورٹ انہوں نے کمیٹی کو سبمٹ کروائی, CRC کی کمیٹی کو, اس میں اس کے جو کنکلوڈنگ آبزرویشنز آئے اس میں یہ خاص طور پہ کنسرنز اٹھائے گئے ہیں حکومت پاکستان سے کہ کارپورل پنشمنٹ تو ہو رہی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک سوشلی ایکسیپٹڈ نارم ہے, اور ہمارے تو محاورے ہی ایسے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجو تو کہو کہ جی جو ہے یہ اس کو بچے کے ساتھ آپ جیسا بھی سلوک کریں فار دا ڈسپلن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا PPC کا 89 آرٹیکل 89 ہے وہ بھی یہ گنجائش چھوڑتا ہے کہ ان گڈ فیتھ. تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مائنڈ سیٹ ایک ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بچے کو مار لیں. اور مار میں یہ بہت شدید قسم کی بھی ہوتی ہے, لائک تھپڑ مارنا, چیزوں سے مارنا, اس کو اریٹیٹ کرنا, انٹیمیڈیٹ کرنا, اس کا مذاق اڑانا, ہٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو پورا ایک میں نے آپ کو ایک پکچر دکھائی اس کی وجہ سے کوئی بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اب نہ تو یہ جیسے جوونائل جسٹس سسٹم ہے اس کی طرح کوئی ایک اوور رائڈنگ رول ہے کہ پورے پاکستان میں کر دیا جائے, لیکن جو کیونکہ ہم صوبوں کی خود مختاری کو بھی اہمیت دیتے ہیں تو سبجیکٹ جو ہے بچوں کا وہ صوبوں کا ہے, تو ہر صوبے نے اپنی اپنی لیجسلیشن کی ہے. آف کورس سندھ میں صورتحال بہتر ہے,
लेकिन इस सारे में अगर हम देखें ना तो पंजाब ने क्या किया है, तो पंजाब ने सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पंजाब ने एटलीस्ट जो इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया 2018 में, उसमें उन्होंने टर्म जो है जुवेनाइल जस्टिस या सॉरी कॉर्पोरल पनिशमेंट या इसको फिजिकल पनिशमेंट कहें या इसको जिस्मानी अज़ियत कहें, उसको डिफाइन किया, बड़ा थारोली डिफाइन की गई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये जरूर आपसे शेयर करूंगी कि ये कोई हुकूमतों ने इस चीज को बहुत, हमारे सूबाई हुकूमतों ने बड़ा सीरियस नहीं लिया या बड़ी संजीदगी से इस पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन भी आया 2018 में, ये एक पिटीशन के नतीजे में आया। एक ह्यूमन राइट्स लॉयर ने, जो चाइल्ड राइट्स के लॉयर थे, उन्होंने कॉर्पोरल पनिशमेंट के ज़ाहिर इशू पे पिटीशन जब दी तो उसके नतीजे में हुकूमत ने ये लिया। और दूसरा ये कि इसको बैन किया। अच्छा, पंजाब में 2005 में भी ये कोशिश की गई, लेकिन देखें जब आप इसको बैन करते हैं ना नोटिफिकेशन के जरिए, तो आपके कोई प्रोसीजर्स नहीं होते, कि इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म नहीं होता, कोई डेटरेंस नहीं क्रिएट होती, तो फिर वो सजाएं उसी तरह होती रहती हैं। खास तौर पे अगर मैं ये बात करूँ ना कि जब बात करते हैं कि बच्चों को सजा, तो हम आम तौर पे एक तासुर से जी स्कूलों में मारपीट हो रही है, लेकिन बच्चों को घरों में मारा जाता है, बच्चों को वर्क प्लेस पे, उनके जो केयर इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके जो रिहेबिलिटेशन एंड डिटेंशन सेंटर्स हैं, मदरसाज हैं, स्कूल्स हैं, उन सब जगहों पे ही बच्चे के साथ ये अजियतनाक सलूक किया जाता है। और हम बहुत सारे केसेस हैं जिनमें देखिए मीडिया में, जहाँ पे बच्चों की टिल डेथ तक भी चीजें आई हैं। और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने तो इसको एक मेजर इशू पे, खासतौर पे बच्चों की एक ऑर्गेनाइजेशन स्पार्क, उसने तो अपना एक थीमेटिक एरिया लिया हुआ है कि ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है ये एक मेजर इशू है, क्योंकि जितने आपके पास केसेस की रेशियो ज्यादा आएगी उसको आप लेंगे। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर हम एजुकेशन को ही पकड़ लें, तो जो हमारी जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है उसमें भी गुंजाइश नहीं है। वो भी कहती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पंजाब का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2014 का, वो खास तौर पे ये कहता है कि बच्चे पे ये वायलेंस ना हो या उसके साथ नारावा सलूक ना किया जाए, मगर तो वो सारी जिम्मेदारी किस पे डालता है? टीचर पे डालता है। अब देखें, जब कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रॉपर उसमें सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है, तो ये कितनी एश्योरेंस टीचर्स करवा सकते हैं? तो मैं यही कहूंगी कि पंजाब में अभी इस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और ये हमने बड़ा इसको वार्मली वेलकम भी किया, जो आईसीटी में हुआ है जनवरी में, फरवरी में, ये 2021 में कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल आया बैनिंग के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट की, लेकिन ये भी असेंबली में आया। और अगर आप देखें ना, तो वो जो है उसने अभी सेनेट में जाना है, फिर वो वहां से पास होगा, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन का रूल बनते, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो हमारे, अगर हम कंपेयर करें कैपिटल को, जिसको गो के ये एक वेलकमिंग स्टेप है, इस एक होप है कि होगा, लेकिन ये काफी मुश्किल प्रोसेस है लेजिस्लेशन का। और मैं यही कहूंगी टाइम को ज़हन में रखते हुए कि खास तौर पे हम जो हमारे कमीशन का ये कॉर्पोरल पनिशमेंट एक एरिया है, ऑफ कोर्स हमने लेजिस्लेशन को रिव्यू करना है, जहाँ पे लैकुनाज है वो उनको हमने आइडेंटिफाई करके करना होता है। तो कमीशन डेफिनेटली इन चीज़ों को देख रहा है। और हमारे पास सिंध की एक बेहतर मिसाल है, हम देखते हैं कि जो अभी आईसीटी में होती हैं चीज़ें, और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद पंजाब में देखेंगे, बाकी जो बलूचिस्तान या आप देखें केपी के, वहां पे भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो प्रॉपर लेजिस्लेशन अभी इन सूबों में नहीं आए। और लेकिन ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से बच्चे के जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ वो इफेक्ट हो रही है, बल्कि वो जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो भी चलता रहता है। क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर इतना एंगर होता है कि फिर वो किसी और पे के साथ वही सलूक करेंगे, और इस तरह ओवरऑल सोसाइटी में जो कल्चर ऑफ वायलेंस है वो पैदा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस इशू को एक सारे सूबों में सीरियसली लिया जाए। और ऑफ कोर्स पंजाब इस पे कमीशन इस पे कोशिश करेगा कि पंजाब में भी इस पे काम को या कुछ जो रिकमेंडेशंस है ये पंजाब गवर्नमेंट को दी जाए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ रुबीना साहिबा के बात के हवाले से,
کہ دیکھیں یہ جو جسمانی تشدد ہے یہ ٹریننگ سے اور سینسٹائز لوگوں کے اپوائنٹمنٹ سے ہی ہو سکتا ہے ختم، اور اس کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کرنے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ابھی وقت ہے. جیسے بجٹ آ رہا ہے تو ہم اس میں ٹریننگز کا کمپوننٹ رکھیں، ہم اس میں ایک شک یہ رکھوائیں اپنے کاموں کے حوالے سے کہ جہاں اگر بھرتی کیا جائے، اپوائنٹمنٹ کیے جائیں، تو اس میں دیکھا جائے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہونا چاہیے، اس کا رول ہونا چاہیے کہ سینسٹائز لوگ ہوں، وہ چاہے ٹیچنگ کی جاب پہ ہوں، چاہے وہ جیل میں ہوں، چاہے وہ شیلٹر ہوم میں ہوں، اور عدالتوں میں ہوں یا پولیس اسٹیشنز میں ہوں. تو سینسٹائزیشن جو ہے وہ سب سے بڑا لکونہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کے لیے سندھ کمیشن تو اس طرف توجہ دلا رہا ہے بار بار، اور ہمارے ہاں بہتری بھی اسی لیے آئی ہے کہ اقبال دیتھو ہوں، چاہے وہ سندھ کو کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا کاشف ہوں جو اسپاک میں ہیں، سندھ میں کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ادارے جو ہیں بہتری کی طرف اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پوائنٹ چن لیے ہیں کہ جہاں نقص ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز وہ مؤثر دے رہے ہیں، تاکہ جس سے خود حکومت کو فائدہ ہوگا. جی اور نظر صاحبہ معذرت خواہ ہوں، چونکہ کچھ پینلسٹ کو کچھ جانا بھی ہے، تو میں اقبال دتا صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ آپ سندھ میں جو ہے وہ یہ جو قومی کمیشن برائے چائلڈ کا ہے، یہ تو سندھ کی پالیسی میں تھوڑا سا زیادہ بہتری لگتی ہے. ایک بات یہ، اگر 18ویں ترمیم کر دی جاتی ہے تو یہ تو اور آپ کے پاس جو رائٹس کم ہو جاتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی بہتری ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سندھ کیا کر رہا ہے اسپیشلی اس سلسلے میں جو بچوں کی پروٹیکشن، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جسمانی سزا کے بارے میں. جی تھینک یو سمسن صاحب اور ادر پینلسٹ، میرے کلیگس نے بات کی. پہلے تو لیٹ می کلیئر کہ I am the member of the National Commission on the Rights of Child. So I'm not representing the government of Sindh. ٹھیک ہے، تو بغیر یہ جو ہماری نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوٹیڈ باڈی ہے، اور اس میں جو صوبے کے ممبرس ہوتے ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی سلیکٹ کرتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ آف پروونشل گورنمنٹ سے ریپرزنٹیشن نہیں بھیجتی. تو تاکہ ایک میں آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر کر لوں. نمبر 1 کہ نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ 2017 کا فیڈرل لا ہے، اس میں ایک صوبوں سے ریپرزنٹیشن لی جاتی ہے، ناٹ پراؤنسز بھیجتے نہیں ہیں. نمبر 1. اب ہم آتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1 اور جو لیجسلیٹو لسٹ 2 تھی، اور اس میں جو لیجسلیٹو جو لسٹ 1 میں آئٹم نمبر جو تھا 5 اور 25 سوشل ویلفیئر، پاپولیشن ویلفیئر، وہ اس کو ڈیلیٹ کیا گیا اور وہ جو ہے پروونشل لسٹ میں ڈالا گیا. تو ہینس چائلڈ رائٹس ہیز بیکم اے پروونشل سبجیکٹ. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ نو ڈاؤٹ لیگل فریم ورک کے کانٹیکسٹ میں بہت سی اچھی چیزیں کی. مثلاً پہلا جو لا تھا وہ تھا سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011، اور وہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی جس میں پراؤنشل لیول پہ ایک چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی بات کی گئی اور ضلع کی لیول پہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کی بات کی گئی. تو یہ 2 ادارے ایسے تھے جو بچوں کی جہاں بھی چائلڈ ان نیڈ آف پروٹیکشن ہوگا، پروٹیکشن میئرز ہوگا، چاہے وہ کارپورل پنشمنٹ کا ہو، چائلڈ میرج کا ہو، یا ادر ابیوز کا وکٹم ہو، تو اس کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ایز اے ریفرل ڈسٹرکٹس پہ اور پھر صوبائی لیول پہ وہ ہوگا. اس کے بعد جو اور لیجسلیشن اچھی ہوئی وہ جیسے آپ نے میرے میڈم نظرت صاحبہ نے بھی بات کی، وہ ہوئی سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013. اور اس میں بہت اچھی یہ چیز ہوئی کہ جو پہلے فیڈرل لا ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کا، اس میں گرل کی ایج 16 ہے اور
बॉय की 18 है, तो वो सिंध में उसने जो डिस्क्रिमिनेशन थी गर्ल और बॉय की, उसको 18 साल कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, उस ऑफेंस की, उस क्राइम की कॉग्निजेंस जो थी, जो उसका नोटिस था, पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस करार दिया गया। नंबर 2, पहले जो लॉ था उसमें यूनियन काउंसिल करती, अभी भी पंजाब हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी हो, वहां पुलिस डायरेक्टली कॉग्निजेंस चाइल्ड मैरिज की नहीं ले सकती, एंड सिंध इज द ओनली प्रोविंस। तो सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे उसको मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की बात की गई। बहरहाल ये आज का क्योंकि मौजू है आपका कारपोरल पनिशमेंट, तो 2017 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया मेहताब अकबर राशिदी साहिबा ने, और उसने कारपोरल पनिशमेंट का लॉ बना सिंध में, और अभी रूल्स बने हैं इसके ड्राफ्ट, और कल कैबिनेट की मीटिंग है, सिंध हुकूमत ने जो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको प्लेस कर रही है उन रूल्स को भी नोटिफाई करने के लिए। अब हम आते हैं कि जब कारपोरल पनिशमेंट, क्योंकि सीमाब ने भी बात की, डॉक्टर रबीना भट्टी साहिबा ने भी बात की, तो कारपोरल पनिशमेंट और फिजिकल पनिशमेंट में एक डिफरेंस है। वो फर्क क्या है कि कारपोरल पनिशमेंट में तो पेन दिया जाता है, चेस्टाइसमेंट आर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड फॉर द आउटकम्स जो परसीव्ड हैं, और जो फिजिकल पनिशमेंट है उसमें इंजरी होती है, और वो बच्चे की डिग्निटी या उसकी जो ऑटोनॉमी है, या उसकी जो ह्यूमन है नेचर है या एजेंसी है, उसको वो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे मिलिटेट करती है। तो आपने बात की कि इसके ट्रेडिशनल रिलीजियस पहलूज भी हैं। आपको पता है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द बॉय या स्पॉइल द चाइल्ड, इसकी रिलीजियस और ट्रेडिशनल बेसिस मिलती हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली जो मेरे कलीग्स ने कहा कि वो कोडिफाई हो गई सेक्शन 89 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड में, कि बच्चे की चेस्टाइसमेंट एंड गुड फेथ में पेरेंट्स और वालिदैन को ये इख्तियार दिया गया अंडर द एज ऑफ 12 years के उसकी चेस्टाइसमेंट करें। बट एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको redundant or inapplicable to the extent of इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी करार दे दिया है। अब हम आते हैं कि ये जो कारपोरल पनिशमेंट है या जो बच्चों की सजा है, अगर स्कूल्स में, सिंध में दूसरा लॉ है, सिंध प्राइमरी एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2013, और उसके अंदर जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है सेक्शन 16 में, और वो सेक्शन 16 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी ये बात करती है कि वो बच्चों के साथ जो ऐसे वाक़यात होंगे उनको डिस्करेज करेगी, इनह्यूमन या हम ये कहें कि डिसिप्लिनरी ऐसी मेयर्स जो बच्चे के लिए रेट्रोग्रेसिव हो, जो इंडक्टिव ना हो, जो पावर बेस्ड हो, उनको वो डिस्करेज करती हैं। तो सिंध में सिंध प्राइमरी सिंध एजुकेशन कंपलसरी एक्ट में भी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी। अब हम बात कर रहे हैं सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज की बात है। डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज का एक मैकेनिज्म तो रखा गया है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बजटरी प्रोविजंस नहीं है। जैसे मैडम नुज़रत साहिबा ने बात की कि इदारे भी हैं, लॉज भी हैं, उन इदारों के लिए एडुकेट रिसोर्सेज होना चाहिए, उनके जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर उस लॉ पे अमल भी कराएं, और जिनके लिए ये लॉ बनाए जाते हैं उनको वो रिलीफ भी दे। तो हम एज ए नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो हमारा मैंडेट है कि प्रोविंशियल कमीशंस के साथ, जिसमें प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन भी आती है, सिंध नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो उनके साथ हम लाइजान करते हैं और हम कहते हैं कि लॉ में, पॉलिसी में, इंस्टीट्यूशंस में इन चीज़ों को आप इंश्योर कराएं कि ये जो लॉज बनाए गए हैं इनको आप इम्प्लीमेंट करें। और क्योंकि कारपोरल पनिशमेंट की स्टडीज ये हैं कि बच्चे के डिसिप्लिन के बजाय ड्रॉप आउट पे, स्कूल के ड्रॉप आउट हो, या उसकी कॉन्फिडेंस लेवल हो, या सेल्फ स्टीम हो, वो जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो एक हमारे बच्चों का बाइबल ऑफ राइट्स हम कहते हैं, उसमें 54 आर्टिकल्स हैं
जिसमें बच्चे की इवॉल्विंग कैपेसिटीज हैं, आर्टिकल 12 है जो कहता है कि बच्चे को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, सेल्फ को अनलीश करने के लिए उसको एक माहौल दिया जाए। तो हम समझते हैं कि अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में दी जाती है तो वो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और बच्चों की एजुकेशन आउटकम्स और उनकी और चीजों में, और वो वायलेंस जो अब्यूज होती है बच्चों को, वो फिर आगे चल के लाइफ में रिपीट करते हैं और बच्चों पे भी। तो इस हवाले से साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली और साइंटिफिकली हम ये समझते हैं कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एडिंग टू द एजुकेशन, रादर इट इज having negative impact on the education of children. So this is my takeaway for the moment. जी अभी जी जी बिल्कुल, इकबाल साहब से जो बात हुई है बहुत ही अवेयरनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, दूसरा जो इनसे छोटा सा एक सवाल मैं जरूर करना चाह रही थी कि अभी इन्होंने जो बात की थी कि लेजिस्लेशन भी सिंध में पास हो चुका है, सिंध की सूरत हाल भी काफी बेहतर रही है एज कम्पेयर्ड विद द अदर प्रोविंसेस, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि इस लॉ में कुछ लूप होल्स भी मौजूद हैं जिसकी वजह से ऑफेंडर्स जो होते हैं वो उनको सजा देने की जब बारी आती है तो बच निकलते हैं। ऐसा क्यों? इन लूप होल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनको कैसे कम किया जा सकता? हाँ सिस्टर देखें, ये जो लॉ है ये प्राइवेट सेटिंग में Yes, या पब्लिक, जी जी हाँ बेसिकली ये सिविल लायबिलिटी क्रिएट करता है। एक पनिशमेंट दो किस्म की होती है, एक सिविल लायबिलिटी होती है या सिविल पनिशमेंट होती है, दूसरी क्रिमिनल पनिशमेंट होती है। तो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट है, बेसिकली इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसमें जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेट करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो एज अ डिसिप्लिनरी मेजर्स जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो वो सिविल लायबिलिटी इन नेचर होगी, चाहे वो सेंस्योर होगी, इंक्रीमेंट का रोकना होगा, सर्विस से रिमूवल मेजर पनिशमेंट हो सकती है। बट जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो अगेन जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि मिसलन अगर चोट इतनी लग गई, हर्ट हम जिसको कहते हैं, या इंजरी जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 44 है, हर्ट है 332 से लेके 337 तक, अगर कहीं इंजरी ऐसी हो जाती है कि आपका बोन एक्सपोज होता है, कहीं आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी के होता है, कहीं लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के होता है, तो वो इट वेरीज पनिशमेंट, और वो ज्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है पुलिस का। और पुलिस में भी दो किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक तो पुलिस कैन टेक नोटिस विदाउट द परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल, और दूसरा होता है कि पुलिस तब नोटिस ले सकती है जब मैजिस्ट्रेट परमिशन दे। अब इशू ये आ रही है कि एक स्कूल में या एक मदरसे में या एक वर्क प्लेस पे अगर बच्चे के साथ कहीं भी कोई ऐसी ज्यादा हर्ट या इंजरी होती है तो वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज उस पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेगी। अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी तो पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन देयर ओन। तो ये एक वीकर एरिया है इस लॉ में कि इसमें पुलिस का जो रोल है उसको वो नहीं है, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, और जो लेबर जो वर्क प्लेसेस वाला है वो लेबर डिपार्टमेंट का अलहदा है। तो ये मगर दिस इज अ स्टेप, वन स्टेप फॉरवर्ड। और एक पॉजिटिव चीज ये है कि एटलीस्ट सिंध इज द ओनली प्रोविंस इन द पाकिस्तान जिसने अगेन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में कॉर्पोरल पनिशमेंट को थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, जैसे रबीना भट्टी साहबा ने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और फिर आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर लिया, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं भी चैलेंज हो सकता है, उसके प्रोसीजरल और उसके सब्सटेंटिव चीजें नहीं होती हैं। तो सिंध इज इन वन वे वन स्टेप फॉरवर्ड कि वो सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी हैं, प्रोसीजरल भी है। अब बात ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट है तो लेबर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, एजुकेशन है, तो इनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है ये बड़ी वीक है। और ये इसलिए रोल फिर कमीशंस का आता है, जैसे
प्रोविंशियल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है या और इदारे हैं, ताकि वो कोऑर्डिनेशन का और कोलैबोरेशन का काम करें बोथ एट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ताकि इन लॉज के प्रोविजंस जो है वो रियलिटी बने। जी कुमार साहब, थैंक यू सो मच। काशिफ साहब, सिविल सोसाइटी में जो कॉर्पोरेट पनिशमेंट है, इसकी क्या मुश्किलात हैं, इसके क्या असरात हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपका इस फील्ड में बहुत ज्यादा तजुर्बा भी है, आप इस पे काम भी कर रहे हैं, तो प्लीज इस बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। अभी इकबाल साहब ने तकरीबन तमाम बातों को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया है। दो तीन चीजें हैं, जिस तरह जो हमारा पीपीसी के अंदर जो सेक्शन 89 है उसकी रिपील के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सिमाब साहिबा एक बहुत प्रोमिनेंट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर है। सिंध के अंदर एक और इदारा भी है, सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स को और इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। तो अगर उनका भी कोई नुमाइंदा यहाँ होता तो और अच्छा होता, ताकि क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है। एक तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इकबाल साहब जैसा बंदा अभी नेशनल कमीशन के मेंबर हैं और सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वी हैव अ नुज़रत शीरीन, शी इज अ वेरी वोकल पर्सन एंड शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड एज वेल, कि ये मरकज के अंदर भी वो बात पहुंचाएं, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये चीज कॉर्पोरेट पनिशमेंट की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ भी हमारी अटैच्ड है। और जब एक बच्चे को मारपीट का आदी हो जाता है तो वो एक एक्सट्रीम वायलेंट किस्म की पर्सनैलिटी इनबिल्ट उसके अंदर हो जाती है, जो कि एक लॉन्ग फ्यूचर के अंदर वो इस चीज को रेप्लिकेट करता है अपने छोटों के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर कुछ मेजर जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, जिस तरह से माप साहिबा यहाँ पे अटैच्ड हैं, इसी तरीके से सिंध प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी के इदारे, स्पार्क और बाकी जो इदारे हैं, वो सब मिल के कलेक्टिव एफर्ट करें। और जहाँ पे कानून के अंदर जैसा लुकुना से सेक्शन 9 को रिपील करना है और इसको किस तरीके से इसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाना है, इसके रूल्स ऑफ बिजनेस अभी तक पेंडिंग है, उसको किस तरीके से एक्सपर्टाइट कर सकते हैं, तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट करते हैं। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्पार्क के मैं आप लोगों को एक प्लेज करता हूँ कि राइट आफ्टर रमजान हम एक और कोई एक ब्रॉडर कंसल्टेशन रखते हैं इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स, और जिसके अंदर हम इसको एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट पनिशमेंट का सेगमेंट रख लेते हैं और तमाम जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम किसी ना किसी एक अच्छे माइलस्टोन तक पहुंचे, कोई अचीव कर लें और कोई एक बेहतर शक्ल निकाल सकें जो कानून के अंदर लकुना से। थैंक यू जी काशिफ साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जो काम हो रहा है पंजाब में, बात का तो सिंध का जो पहले जिक्र हुआ था, जो 18 साल की लड़की होनी चाहिए, और जो है अमूमन कुछ केस ऐसे हैं जो पंजाब की तरफ चले जाते हैं, वहाँ क्योंकि 16 साल है शादी का, तो वहाँ पे शादी कर लेते हैं और इंतहाई मुश्किल पैदा हो जाती है। जबकि वहाँ का पर भी पंजाब में 16 साल लड़की की उम्र मस्ट है, जो कई दफा हमने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन वालों की तरफ से ये बहुत दफा इश्तहार पड़ा, लेकिन वो 13 साल की बच्ची भी होती है लेकिन उस पर अमल दरामल नहीं होता। मैं थोड़ा मौजूद से तो जरूर हट रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपसे फायदा उठाया जाए कि इस पे कोई रिकमेंडेशन या इस पे पॉलिसी क्यों नहीं मरतब की जाती, या रिकमेंडेशन क्यों नहीं की जाती, ऐसी कोई दी जाती। जी सर देखें, जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड मैरिजेस है, ये एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है आज के टॉपिक से हटके। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे जो हैं वो खुद मुख्तियार हैं कि इन इश्यूज के ऊपर स्पेशल कानून साजी करें। सिंध के अंदर एक ये खासा रहा है कि सिंध लेजिस्लेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहा है। आपको इंसानी हुकूक से रिलेटेड और जो स्पेशल लेजिस्लेशन हैं वो आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। ब्रेस्ट फीडिंग का लॉ बना है यहाँ पे, अभी न्यूट्रिशन के ऊपर यहाँ पे कानून साजी की जा रही है, बाकी तमाम चीजों में जो कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर हैं। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जरूर हम बहुत सारे सवालात हैं, उस पर रिजर्वेशंस भी हैं। तो ये पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। रुबीना साहिबा यहाँ मौजूद हैं पैनल के अंदर, वो अगर वहाँ के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा हिलाएं और उनसे पूछें कि क्यों इस पर कानून साजी नहीं की जा रही, और जो उसके नंबर हैं काफी ज्यादा डेविस्टेटिंग नंबर हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि बच्चों की एज हमारे कानून मुख्तलिफ कवानीन के अंदर बहुत ज्यादा डिफर करती है। हमारे एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट के अंदर 14 साल लिखी हुई है, कहीं 16 साल है। इकबाल साहब इस पर और बेहतर रोशनी भी डाल सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एज जिस पे कलेक्टिवली सबको एग्री होना चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, और उसका ये है कि 18 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और तभी जाके आपका निकाह जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। काशिफ साहब, मैंने जो बात की थी कि यहाँ से सिंध के लोग जो हैं वो चले जाते हैं पंजाब की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लॉ में डिफरेंट है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो जरा सा ज्यादा कि वहाँ पे जाओ कर लेते हैं कि वहाँ क्योंकि 16 साल है, यहाँ 18 साल है, ये भी एक डिफरेंस है। फिर मैंने बात की थी। जी
मेरे पास ऐसा कोई एक एविडेंस केस आया नहीं, लेकिन आपके पास भी इस तरह के केसेस हैं तो ये प्लीज डू रेफर ये अस। अभी रिसेंटली ये 2 साल हो गए, हुमा यूनुस का केस है कराची का, जो जाके रहीम यार खान उसने ले गए थे शादी की। एक और केस, काफी सारे केस हैं जो घोटकी के, डैरकी के, सक्खर के केस हैं, जो वो पंजाब चले जाते हैं और वहां पे शादी कर लेते हैं, और वो उसका कोई हल, बहुत मुश्किल हल है कि वापस नहीं हुई। ये 2 बहनें थी जी। सैमसन, मैं इसी पे काशिफ मैं बोलूं, जी। वो ये कि जो आपने बात की ना जी। कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे रिंकल हम्म। कुमारी का हो या हुमा यूनुस का हो, यस यस यस। हाँ, तो उसमें एक, इसीलिए ही तो हम नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लॉज हो पाकिस्तान में, कि सारे पाकिस्तान में एक मिनिमम स्टैंडर्ड और मिनिमम थ्रेशोल्ड ऐसा हो ताकि उससे एक चीज का मिसयूज दूसरे सूबे में ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका तो जो क्रिश्चियन लॉ है वो अभी भी जो क्रिश्चियन एंड डाइवर्स लॉ के जो बिल के शेप में है, एंड आई थिंक रुबीना शी रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी, तो शी विल बी एबल टू स्पीक मोर क्लियरली। तो उसमें जो मैरिज फॉर चाइल्ड अभी प्रपोज की गई है वो 18 का थ्रेशोल्ड की गई है, क्योंकि ये तो सेकुलर लॉ है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। जो आपका पर्सनल लॉ है, और वो पर्सनल लॉ में जो क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स बिल प्रपोज्ड है उसमें 18 बात की गई है। जो एग्जिस्टिंग है आपका क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1872 का, और जो डाइवोर्स है 1869 का, तो उन दोनों को वो मर्ज किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई एग्री विथ यू के बॉर्डर पे, और ये इसलिए स्टैंडर्ड होनी चाहिए एज ऑफ मैरिज, नंबर 1। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि कोर्ट्स ने इस चीज को अपहेल्ड किया है सिंध की रिंकल कुमारी में, कि बेशक वो डहरकी का हो और वो रहीम यार खान में हो, मगर इंसिडेंट क्योंकि अकर हुआ है डहरकी में, तो वो जुरिस्डिक्शन सिंध की है। तो टेरिटोरियल लॉ एक स्पेशल होता है, दूसरा टेरिटोरियल होता है। तो लॉ की जहां टेरिटोरी होती है तो वो लॉ अप्लाई होता है, रेस्पेक्टिव उसने निकाह कहाँ किया है। तो ये अभी कोर्ट की 1-2 प्रोग्रेसिव जजमेंट हैं, बट आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर, इसलिए हम नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज के इशू पे और फोर्स्ड कन्वर्जन के इशू पे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा वास्ट है जो डिबेट हम फिर रखेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक कुछ और था। सिस्टर रोहित साहबा, एक तो आपका एक्सपीरियंस स्कूल का, जाहिर है कि कमांडिंग कॉलेज का जो आप प्रिंसिपल थी, तो वहाँ कॉलेज की और जो स्कूल का एक लेवल बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे आप किस तरह, कभी ऐसे वाकयात होते थे कि पनिशमेंट का कोई ऐसा जो है वाकयात हो, या आप समझती हो कि बच्चे कई दफा बड़े भी काफी सारा टीचर को मजबूर कर देते हैं इस पर कि वो जो है वो पनिश किया जाए? तो कभी केस आए थे, या आपकी क्या आज की गुफ्तगू की रिकमेंडेशन है, क्या आप बात करना चाहेंगे? जी, जी। मैंने स्कूल में भी काम किया है, छोटे बच्चों के साथ प्राइमरी सेक्शन में, फिर बड़े बच्चों के साथ भी, और उसके बाद कॉलेज में जब जॉब किया या सर्व किया, तो वहाँ भी वाकयात ऐसे आते हैं बहुत मुश्किल, बल्कि ये तो एडोलेसेंट एज होती है जहाँ के बच्चों को डील करना बहुत ही नहायत ही मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ हमें एज ए एजुकेशनिस्ट, एज टीचर बहुत सेंसिबल वे और टेक्टफुल वे उनके साथ डील करना पड़ता है। अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट देंगे या फिजिकल पनिशमेंट देंगे तो दे विल आल्सो रिवॉल्व, और वो उस पे उनके मनफी असरात होंगे। और जितने भी बच्चों को मैंने देखा है कि किसी भी अदारे में अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, और मुस्तकबिल में ये उनके पर्सनैलिटी पे एक धब्बा लग चुका होता है, या वो उनके अंदर ये चीज समो जाती है, तो उसी का फिर वो रिएक्ट करते हैं। और बहुत दफा देखा है कि ऐसे ही बच्चे सोसाइटी के लिए जो है नामुफीद शख्सियात बनती हैं। कॉलेज में जब थे तो हमेशा कोशिश यही रही कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आया जाए। अगर उनके कोई ऐसे मसाइल होते थे, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते थे, तो उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती थी। काउंसलिंग के जरिए उनको एडवाइस किया जाता था
اور بے حد یہی کوشش کی جاتی تھی ان کو نہ تو کارپورل پنشمنٹ دی جائے اور نہ ہی فزیکل پنشمنٹ دی جائے. گرلس کا کالج تھا, they are grown up and we were able to handle them, اور بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا پڑتا تھا بہت ساری چیزوں کے لیے, کیونکہ ٹین ایج ایسی ایج ہے کہ بہت ڈیلیکیٹ ایج ہے, اور اگر ان کے ساتھ بہت سختی کریں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے یا ان کو جیسے اس پنشمنٹ میں کارپورل پنشمنٹ میں مختلف حربے استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی برے اثرات ہوں گے ان کی شخصیت پہ بھی, اور گرل چائلڈ پہ بھی بہت سختی جو ہے وہ کرنا جو ہے بے حد بہت ہی بری بات ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ فرینڈلی انوائرمنٹ میں اچھا سمجھتے ہیں, اور فرینڈلی انوائرمنٹ میں ان کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اور میں کہتی ہوں ہمارے ملک میں لاز تو ہیں کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے, فزیکل پنشمنٹ کے حوالے سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر یا ٹیچرز کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. ضرور لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بچوں کے اگینسٹ یا پھر ان کو ابیوز دیتے ہیں, وربل ابیوز بھی کرتے ہیں, جو کہ ان کی شخصیت پہ بہت دیر پر اثرات چھوڑتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ کالجز میں, اسکولز میں ایسے ورکشاپس, سیمینارز منعقد کیے جائیں جہاں ٹیچرز کو اویئرنیس دی جائے اور پیرنٹس کو بھی بلوایا جائے تاکہ ان کو اویئرنیس دی جا سکے. نہ تو اسکول میں, نہ کالج میں, اور نہ ہی گھر میں ان کو کارپورل پنشمنٹ دینی چاہیے, بلکہ ایسی ایکٹیویٹیز اور انٹریکٹیو ڈسکشنز بھی ہونے چاہیے ٹیچرز کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ. اور اسکول میں ایسے اور کالج میں ایسی ایکٹیویٹیز یا پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ منعقد کی جانی چاہیے جہاں وہ بچے جو ہیں اپنی انرجیز جو ہیں یوٹیلائز کریں اور وہ مس رپٹیو بیہیویئر کی طرف نہ آئے, اگریسو نہ ہو. اور اس کے لیے سب سے بہترین اٹریکٹیو ایکٹیویٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کے لیے کو کریکولا ایکٹیویٹیز اور کریکولا ایکٹیویٹیز منعقد کی جائیں جہاں وہ اپنی ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز کے مطابق اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں, اپنے ابیلٹیز کو یوز کریں, اور اس کے نتائج اچھے نتائج جو ہیں اخذ ہو سکیں. سسٹر, یہ کالج میں بھی, اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو موبائل لے آتے ہیں, حالانکہ منع نہیں, ان کے لیے یہ لانا نہیں جائز ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے باپ کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, یہاں لے لیں. کافی ایسا ہوتا ہے. تو وہاں بھی ان کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو کوئی نئی پالیسی آئی ہے, میرا خیال ہے یہ تو مجھے پالیسی میکر کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موبائل لانے کی اجازت ہے کالج میں اور اسکول میں, یا لائی جاتی ہے تو ان کو کسی سیف پلیس پہ رکھا جائے. جی یہ ہم اجازت دیتے تھے اپنے کالج میں کہ وہ موبائل لا سکیں, کیونکہ یہ اتنا بڑا سٹی ہے, گرلس اسٹوڈنٹس بہت دور دور سے آتی ہیں اور سیفٹی کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ موبائل لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا تھا کہ موبائلس جو کلیکٹ کیے جاتے تھے صبح میں, ایک نمبر ان کو دے دیا جاتا تھا, کارڈ نمبر, اور ایک ہمارے پاس ہوتا تھا موبائل پہ, اور اینڈ آف دا ڈے بھی 15 منٹ پہلے, چھٹی سے 15 منٹ پہلے جو ہے موبائلس جو ہیں وہ ریٹرن کیے جاتے تھے. اور اگر لڑکیاں جو تھیں, شرارتی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, بہت ہی اچھے بچے, سارے ہی بہت اچھے بچے نہیں ہوتے, شرارتی بچیاں بھی تھیں, کوئی موبائل اپنے پاس رکھتی ہیں کہ میوزک کے لیے یا ویسے وہ ویڈیو بنا رہی ہیں یا کیا, اس کے لیے یہ ہوتا تھا ہم نے کرائٹیریاز جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ 3 دن اگر کوئی لڑکی موبائل کے ساتھ ملی یا اس سے برآمد ہوا تو 3 دن کے لیے کانفiscated کیا جائے گا اور تیسرے دن ان کو واپس دیا جائے گا. کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ مختلف لڑکیاں مختلف اسکولوں سے آتی ہیں, اینڈ آئی تھنک جب وہ اسکول کالج میں آتی ہیں تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے ان کو اپنے کلچر میں ڈھالنے کے لیے اور اپنے طریقے بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, تو آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور یہ اسکول کالج کا ڈسپلن ہے, کالج کے اپنے کلچر ہے جس طرح ان کو ڈھال سکیں. سسٹر بہت شکریہ. ایسٹر, معذرت کے ساتھ میں چونکہ ٹائم بھی ہمارا کافی زیادہ بھی ہو گیا, ہم سمیٹ نہیں پائے اس گفتگو ایک عام کو, تو میں سیماب آصف, آپ چونکہ ایک خود بھی بڑے اس طرح کے اینکر اور سنبھالتی ہیں, آپ بڑی خوبصورتی سے. میں سوال کرنا چاہتی ہوں. جی سیماب سے ایکچولی سوال, کیونکہ یہ ظاہر ایک تو ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑی سکسیسفل ٹرینر بھی ہیں, اور ان کا بہت زیادہ ایک فریم آف آبزرویشن کافی اٹس ویری کلوز
ये सारे बच्चों के हवाले से भी और सारी जो भी चल रहा है। तो इनसे जो हम देखते हैं, हम कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से कुछ वाक़यात हमारे मुल्क में बड़े मशहूर भी हुए। जैसे सितंबर 2019 में लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में एक 10th ग्रेड के स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारा गया और टीचर ने मारा, और वो बच्चा इस हद तक उसको तशद्दुद दिया गया जिस्मानी कि वो अपनी जान he से was beaten to death. he was beaten to death. इसके अलावा 2011 में ये गिलगित में भी एक बच्ची के साथ ऐसा वाकया हुआ कि उसको भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का निशाना बनाया गया एंड शी आल्सो डाइड। तो अब ये तो बहुत ही इंसानियत से घिरे हुए और दिल सोज वाकयात हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया, और भी बहुत सारे वाकयात होंगे लेकिन ये जो कि जरा प्रोमिनेंट थे इसलिए मैंने जिक्र किया। तो सवाल जो है वो यही है कि क्या ये बच्चों को तालीम और तरबियत देने के लिए क्या इस सजा का ये तरीका इख्तियार करना क्या जरूरी है, और क्या आप अच्छा सवाल मुझसे पूछा है कि इनको हम कैसे इनके क्या रीजंस हो सकते हैं जो लोग इस तरह काम करते हैं, क्या इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों को? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की थी अभी डॉक्टर रुबीना साहिबा ने। उन्होंने कहा था कि हमारे सोशली इस चीज की एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ पे जो जुमले हैं ना वो ये कहे जाते हैं कि वो मैं क्लास में गया और बच्चों की मजाल नहीं थी बोलने की, मैं खड़ा हुआ और उसके बाद किसी ने एक आवाज नहीं निकाली, मैंने उसको सीधा कर दिया। You know, this is part of our day-to-day life. We talk about educational institutions, we talk about homes, we talk about workplaces. हम कहीं की भी हमारा तरीका कार ये। अब आपने मुझसे ये सवाल किया कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट्स है। मैं आपको बताऊं, जब इंसान वीकेस्ट पिच पे होता है तब वो हाथ उठाता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो टीचर्स हो। जब आपके काबू में नहीं होती, जब बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, आप इरिटेशन में, कभी अपनी ईगो में बच्चे को सुधारने के लिए आप हाथ उठाते हैं। और फिर क्या होता है कि कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में या अपने एंगर में या शायद पीछे का कोई गुस्सा होगा, उसमें इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बिकॉज जैसे आपने भी कोट किए काफी सारे वाकयात, उसमें एक वाकया ये भी था कि इस्लामाबाद में एक घर में मेड थी, बच्ची थी, और घर का पिंजरा खुला रह गया था और उनका जो पेट पिजन था, पेट पैरेट था, वो उड़ गया था। तो उन्होंने बच्ची को इतना मारा था कि दे हैड बीटन हर टू डेथ। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते, हमें पता भी नहीं है। खैर, द पॉइंट इज दैट वी ऑल हैव द ऑप्शंस, वी ऑल हैव स्ट्रेटजीज। मेथोडोलॉजी होती है इसकी हर लेवल पे। स्कूल में टीचर्स के साथ, जब आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे पास बेतहाशा बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज होती हैं, हमारे पास लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की होती हैं कि आप बच्चे को बताएं कि आप ये करेंगे तो उससे ये नुकसान हुआ, इसलिए आपको उसका ये करना पड़ेगा। हमारे पास लॉस ऑफ प्रिविलेजेस की हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की हैं, हमारे पास टाइम आउट की हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप बच्चे को रियलाइज करें। अभी जैसे डॉक्टर सिस्टर रूही ने कहा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, बेस्ट वे है कि आप किसी भी लेवल पे कॉर्पोरल पनिशमेंट पे जाने की बजाय आप बच्चे को समझाएं, बताएं, उसकी काउंसलिंग करें। हमारे यहाँ ये एलिमेंट तो सिरे से पाया ही नहीं जाता, और हमारे यहाँ बड़ी प्राइड है इस बात में कि मैंने बच्चे को 2 लगाई और सीधा हो गया। मैंने उसको 2 लगाई और उसके बाद उसने पेपर इतने अच्छे। दीज आर द शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। वायलेंस कल्टिवेट्स वायलेंस। वो जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो कभी खत्म नहीं होता। वायलेंस के साथ आपने जिस बच्चे को मारा है, आपने उसकी रूह पे, आपने उसके जिस्म पे, आपने उसके जहन पे कहीं ना कहीं उसके नक्श छोड़ दिए, जो जिंदगी में जब कभी उसको टाइम मिलेगा तो वो भी आगे से जब किसी और को समझाएगा तो वायलेंस ही से समझाएगा, क्योंकि आपने उसकी नेचर का हिस्सा वो अग्रेसिवनेस बना दिया। आपने उसको सिखाया है कि ये तरीका है किसी चीज को सीधा करने का, आपने उसको टीच किया है वायलेंस का तरीका। तो बेहतर बात ये है कि जो स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स और जो हैंडलिंग वाले लोग हैं, वो उनको ये ट्रेनिंग सबसे पहले उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट और उसके जो इफेक्ट्स हैं कि किस तरह बच्चे को आप डिप्रेशन, एंजाइटी, शेमफुल, जो एम्बैरेसमेंट उसको फील करनी पड़ती है, जो उसका कॉन्फिडेंस शटर कर देते हैं आपने उसको जो उसके जो मूड्स को चेंज कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कि एक बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, आप उसको किल करते हैं इससे। आपने बच्चे के अंदर जो सारी सलाहियत पाई जाती है, शायद बच्चा आपके डर के, मार के खौफ से, आपकी डांट के खौफ से काम तो कर देगा, लेकिन बच्चे में अगर पोटेंशियल था 100% तो शायद वो 50% भी नहीं दे सकेगा। आपको शायद इस चैनल की वसातत से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक चिल्ड्रन हेल्पलाइन भी है 1122।
जिस पे अगर बच्चे रिपोर्ट करते हैं तो उनको इमीडिएट, चाहे वो वायलेंस होगा, चाहे वो कोई और अब्यूज हो रहा हो, किसी तरह की भी बच्चे को हेल्प चाहिए है, 1122 पे आप कॉल करेगा बच्चा तो इमीडिएट उसको वहां पे हेल्प मिलेगी। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इतने सारी जगहों पे बातचीत कर रहे होते, इसी पे बात हमने नहीं की होती, हमारे बच्चे ही एजुकेटेड नहीं है, हमारे बड़ों को नहीं पता कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से काम है, कौन क्या उनकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसकी दो साइड्स हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट को जब आपने एजुकेट करना है तो सिर्फ बड़ों ही को एजुकेट नहीं करना है, आपने जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ये एक्ट कर रहे हैं और बच्चे के साथ ये सलूक कर रहे हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को आप डैमेज करते हैं, फिजिकल भी और मेंटल टॉर्चर दोनों देती हैं। तो साथ ही साथ बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए। मैंने भी लास्ट प्लेटफॉर्म पे ये सजेस्ट किया था कि जो हमारे टीवी एड्स हैं, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ओन करना होगा, जो ये हमारे जितने रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उनको ओन करना होगा। इतने सारे एड्स चलते हैं, इतना सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे हर वक्त होते हैं, अगर थोड़ा सा भी एजुकेट किया जाए बच्चों को उनके राइट्स के बारे में और आप ये इस तरह से बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल है, क्योंकि देखें दो कॉन्क्रीट चीजें हैं ना, एक तो सेंसिटाइज करना है लोगों को, बच्चों को, दूसरा ये कि प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लेजिस्लेशन को तो लगेगा टाइम, लेजिस्लेशन पे प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर्स और उसको कम्युनिकेट करना और सारे इदारों के बीच में कोऑर्डिनेशन होते होते में ये कहीं ना कहीं जाके बात इंप्लीमेंट होगी। क्योंकि 2017 का जो प्रोविजन एक्ट है, फिर हमारे पास 2016 का प्रोविजन एक्ट, एक इस्लामाबाद पे अप्लाई होता है, एक कसिन पे होता है, हमारे पास दो कम से कम एक्ट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उनके बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही नहीं जानते हैं। कितने टीचर्स को पता है इस बारे में, कितने टीचर्स को इन एक्ट्स के बारे में पता है, उनकी डिटेल्स के बारे में पता है? किसी को भी नहीं पता। उन बच्चों को पता है, बच्चों को पता है कि क्या जी, बच्चों को पता है कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट है और इसके खिलाफ वो ये कर सकते हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि माँ बाप के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ उनको उभारा जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर कुछ गलत हो रहा है तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स। सिर्फ एक जगह पे गैप नहीं है, माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, छोटे बच्चे को हैंडल कैसे करना है, टीनेजर्स को हैंडल कैसे करना है। हमारा तरीकाकार सबसे पहला हमारे कल्चर के हिसाब से भी, हमारे सोशल नॉर्म के हिसाब से भी है कि बच्चे ने आगे से जवाब दिया तो मुंह तोड़ दो या उसका बुरा हाल कर दो, या ये कि उसने शायद मिसबिहेव कर दिया। हमारे माँ बाप में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि बच्चे की बात को भी पूरा सुना जाए और हम फौरन से कॉर्पोरल क्या उसकी जो लास्ट डिग्री होती है उस पर पहुंच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सख्त जरूरत है कि हम माँ बाप को भी एजुकेट करें, उनको सेंसिटाइज करें। जैसे अभी नुज़रत साहिबा ने कहा कि ट्रेनिंग्स कराई जाए, बहुत अच्छी बात है। जितने पैनलिस्ट ने बात की है बहुत खूबसूरत बातें की है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें की हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा गैप है इन सारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन का। ना तो एजुकेट प्रॉपर्ली किया जाता है और ना ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके साथ शिमाब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काउंसलिंग का एक तरीकाकार बड़ा बेस्ट तरीका होता है बच्चे से काउंसलिंग का। बात का होता है एडमिनिस्ट्रेशन उस टीचर के खिलाफ एक्शन ले लेती है, मतलब कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो टीचर के बस की बात नहीं, या टीचर की शिकायत हो जाती है या इस तरह, या वो काउंसलिंग कर नहीं पाती, उसमें कैपेबिलिटीज नहीं है। क्या ऐसा स्कूल में कोई काउंसलिंग का ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता, बजाय वो टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए कि मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है, क्योंकि एमएस के जब मैं ये एमएस लीडिंग टू पीएचडी फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, तो उसमें मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बड़ी थरो स्टडी की है। पाकिस्तान में जितनी हमारे लोगों ने रिसर्चेस की हैं उनको भी मैंने बड़ा थरली पढ़ा है। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा लेस अटेंशन दी गई है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही को दी गई है। और जो बेसिकली काउंसलर का काम क्या होता है कि उसने बच्चे के फ्रेम ऑफ माइंड तक पहुंच के फिर चीजों को उसके हिसाब से करना होता है। हमारे यहाँ ना तो इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग को, ना ही उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाता है, क्योंकि इसकी भी प्रॉपरली स्टडीज होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, इसमें साइकोलॉजी का बड़ा अमल दखल आता है। तो जो कि हमारे यहाँ इदारों में आप डायरेक्ट एक्शन पे आप उस पे कोई एक्शन तो ले लेते हैं। टीचर की गलती हो सकती है। देखें, जो एजुकेटेड ही नहीं है किसी चीज के लिए, जिसको सिखाया ही गया नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, जिसको ट्रीटमेंट ही नहीं पता,
आप टीचर से गलती बिल्कुल होती है, बहुत दफा होती है, मिस हैंडलिंग बहुत दफा होती है, लेकिन यहाँ पे गैप, बेसिक गैप जो है वो मैनेजमेंट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, टीचर्स की डीलिंग में भी, वो ये है कि इनकी खुद की ही जो ट्रेनिंग है और हैंडलिंग है वो ठीक नहीं होती है। बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम एक बच्चे की जिंदगी बना भी सकते हैं और एक बच्चे की जिंदगी तबाह भी कर देते हैं अपने छोटे से फैसले से और छोटी सी मिस हैंडलिंग से। अमूमन जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारी जगह पर नहीं मिलता। मैं एक ये क्योंकि ना एस्टर साहब बार बार मुझे आपसे माजरत करनी पड़ रही है, क्योंकि ना वक्त से आगे बढ़ गया है ये हमारा प्रोग्राम भी। तो मैं रबीना साहबा आपको ज़ेमत दूंगा कि आज की गुफ्तगू जो हुई है, हम टॉपिक से कई इधर ओवर रूट भी कर गए हैं, इधर उधर भी कर गए हैं, तो प्लीज जरा इसको जरा समेटिएगा, क्योंकि हम एक सूबे से दूसरे सूबे में भी चले गए हैं और काफी सारा मेरा ख्याल है इस तरह बात हुई है। आप इसको जरा समेटिएगा प्लीज मुख्तसरन। इसमें सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारी जो कन्वर्सेशन था उसका बहुत ज्यादा फोकस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे चला गया। हमें ये जहन में रखना है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी बाहर स्कूलों से बाहर हैं, और वो बल्कि कुछ तो बहुत ही वर्स्ट जो है ना वर्क प्लेसेस उन पे है, और उन पे जो पनिशमेंट, कारपोरल पनिशमेंट जिससे वो गुजर रहे हैं, उनको भी हमें जहन में रखना है। अब ये है कि कोई हमारे पास कोई इस तरह का तो वो ओवरनाइट वाली तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हम जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक्सेप्टेड नॉर्म है, तो हमें अपने इस नॉर्म को रीफार्मुलेट करने की जरूरत है और रिविजिट करने की जरूरत है। मीडिया के जरिए या जैसे भी हो, अवेयरनेस रेजिंग, मैसिव अवेयरनेस रेजिंग, एटलीस्ट लोग जो हैं वो इसको एक इशू समझे, इसको एक प्रॉब्लम समझे। और जब लोग समझते हैं कि ये इशू है तो फिर ही लेजिस्लेशन भी होती है, फिर भी रियासतें भी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। पिंडी का वाकया जो हुआ जोहरा शाह के केस का, तो जाहिरी बात है हुआ, जैसे चाइल्ड अब्यूज का हुआ तो फिर ज़ैनब अलर्ट आ गया। हमेशा जब लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये गलत बात है या ये इशू है या ये बच्चों के साथ ज्यादती है, तो फिर ही लेजिस्लेशन होती है। और लेजिस्लेशन के लिए ऑफ कोर्स बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल बनता है। कमीशन अपने पोजीशन ले रहा है और कमीशन कोशिश भी करेगा, लेकिन कमीशन के साथ तो हमारे प्रोविंशियल कमीशन हैं, जो बाकी रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, उन सबके साथ मिलके ना सिर्फ लेजिस्लेशन करनी है, बल्कि जहाँ पे है, जैसे अब सिंध वाले में भी अभी 89 पे प्रोविंस सिंध खामोश है, गो के वहाँ पे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, बेहतर है कारपोरल पनिशमेंट की, बाकी सूबों में तो है ही नहीं है। और फिर थर्ड स्टेप है कि जब आपकी लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर आपके रूल्स ऑफ बिजनेस बने, इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स बने और इंस्टीट्यूशंस बने, इंस्टीट्यूशन कस्टोडियन होकर किसने उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, बजटिंग वगैरह, और प्रॉपर बजट हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो ये सारी स्टेजेस से गुजर के फिर हम जाएंगे उन अदारों के साथ, ताकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो मैं बस यही कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। जी मैंने शुरू में डॉक्टर साहबा मैंने शुरू में यही बोला था कि बहुत सारी आवाम जो है, बच्चे छोटे, वो होटलिंग में, वर्कशॉपों में, बहुत सारा ऐसा जो क्योंकि मुल्क हमारा गरीब है, वहाँ पे हमें ये एक जो लेबर चाइल्ड जो उसके ज़ुमरे में आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त भी करना है और सहूलत का भी ख्याल करना है कि उन गरीब जो माँ बाप उनको भेजते हैं उनके लिए भी इससे करना है कि किस तरह से हम काबू करें। तो मैंने सिर्फ आपका एक 30 सेकंड लूंगी, जो दित्तो साहब ने बात की थी, और मैं ये चाहती हूँ कि आपका, क्योंकि क्रिश्चियन नेटवर्क चैनल है और ये जो स्पेशल लॉज होते हैं वो जनरल लॉज को सुपरसीड करते हैं, चाहे सिंध में एज 18 साल हो या पंजाब में 16 साल हो। आप ये देखें कि जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है क्रिश्चियन फैमिली लॉज में, वहाँ पे उम्र 13 साल है। और मुझे ये मैं एक दो ऐसे उसमें आई हूँ, मेरे पास केसेस आए हैं कि जहाँ पे 13 साल के बच्चे, अब वो वहाँ पे तो आपका स्पेशल लॉ आपको कर रहा है ना, तो इस पे भी आप अपना प्रोग्राम रखिए और इस पे भी सेंसिटाइज करें कि ये एक लॉ जो बड़ा रिडंडेंट लॉ है और इसकी इमीडिएट जरूरत है अगर हमने अपनी बच्चियों को
प्रोटेक्ट करना है या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। रुबीना साहब, असल में जरूरी ये है कि उस पे अमल दरामद भी हो। लॉज आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। जब नहीं होता तो वो फिर एक यूजलेस होता है। कई ऐसे जो वाकयात हुए हैं कि 16 है, अगर 16 है पंजाब में तो उस पर नहीं हो रहा। अच्छा, अब सिमात, जी जी जी। मेरा ख्याल है अब हम समेटते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारा साथ भी दीजिएगा। तो मैं एस्टर से भी पूछता हूँ। एस्टर साहबा, आप क्या देख रहे हो इस तरह आज सारी गुफ्तगू हमारी कैसी हुई? जी, मुख्तसर आप भी वो तो अभी, बहुत क्योंकि ही हम टाइम सेर हासिल चले गए। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। गुफ्तगू तो ज़ाहिर बहुत सेर हासिल थी। बड़े हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद थे और जी उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स के हवाले से बहुत ही कारआमद बड़ी मुफीद बातें की हैं। और होपफुली जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने भी जब ये बातें सुनी होंगी तो जरूर उनके अंदर काफी हद तक अवेयरनेस का कुछ आंसर आया होगा। एस्टर, मुश्किल तो यही होती है कि जब एक्सपर्ट आए हों तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ होता है कि आप बस यही होता कैसे है। टाइम को कंट्रोल करें। बस जी असल में मुझे कई बार ऐसे लगता है कि शायद हम लोग ना सारे जो सोसाइटी वाले ना बड़े जल्दी में होते हैं ना, हम मसलों को जल्दी जल्दी हल करना चाहते हैं। जी और जैसे पेरेंट्स भी जल्दी से अगर नहीं बात सुनी तो बच्चे को एक लगा देगा, टीचर भी अगर बात नहीं मानेगा तो वो भी उसको पनिश कर देगा। तो ये वाली बात है कि हम अपनी जो हमारे रीजनिंग स्किल्स है ना उनको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हालांकि जी अगर उनको इस्तेमाल करें तो शायद हम मैटर्स को ज्यादा अच्छा रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बस जल्दी की वजह से शायद ये काम करते हैं। बहरहाल ये जिस्मानी सजा या जिस्मानी तशद्दुद, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये हर सतह पे इसका जो है ये सद्देबाब बहुत जरूरी है। और हर जो लेवल पे इसको बिल्कुल डिग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लॉन्ग टर्म भी उसके लिए बहुत हार्मफुल है। वो अग्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर वो दूसरों के साथ भी बदसलूकी जो है वो शुरू कर देता है। और वो मुआशरे का एक बड़ा ही एक जो यू कुड से कि एक बड़ा ही एक नाकारा एक मेंबर बन सकता है। तो इस तरह से हमें तो खैर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना इसको अवॉइड कर सकते हैं करें ऑन ऑल फील्ड्स, स्कूल्स, एजुकेशन, जी एवरी जगह। जी ठीक है, चलें। बहरहाल थैंक यू सो मच कि ये प्रोग्राम वाकई इट्स गेटिंग आई थिंक टू लेट, टाइम तो वाकई ये ज्यादा हो इंतहाई मुश्किल हो जाता है संभालना। बिल्कुल। रूही साहबा, सिस्टर जी, आप एक रिलीजियस भी हो और आपका एक सोशल कांटेक्ट भी है, ह्यूमन राइट्स के भी आप देखती हैं। आज आपकी गुफ्तगू, आज की हमारी सारी गुफ्तगू, क्या हम इस सारी जो हमारा मौजू था उससे कुछ गेन कर सके हैं? कुछ बेशक गेन हमने भी किया है और ऑडियंस ने भी किया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी फ्राहम करता है। और सारे ही पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने अपनी एक्सपर्टी के मुताबिक जरूर कंट्रीब्यूट किया है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जारी रखे जाएं ताकि अवेयरनेस जो है आवाम में अवेयरनेस लाई जाए और जो हमारे कवानीन हैं, जो हमारे पास इल्म है, उसको दूसरों के साथ बांटा जाए। कवानीन जो है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते जब तक लोगों को उसका इल्म नहीं है। और सोसाइटी में इल्म है तो तभी उनके साथ हम चल सकेंगे और उनके साथ हम बेहतरी की तरफ उनको लेके चल सकेंगे। थैंक यू सो मच सैमसन साहब और रुबीना सिमाब, आज आपके साथ मेरा ख्याल है ज्यादती हुई है कि आप ज्यादा नहीं बोल पाई। तो नहीं नहीं, बिल्कुल जाती नहीं हुई है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सीखें भी साथ साथ। आज जितनी कदावर शख्सियात यहाँ पे थी, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे थे, ये सारे के सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, पॉलिसी से रिलेटेड। तो लाइक यू ग्रो व्हेन यू लर्न। और बोलने के साथ साथ सुनना जो होता है वो सीखने के अमल में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो सिर्फ बोलते रहें तो आप सीखते नहीं हैं, इसलिए अच्छी बात यह है कि सीखने का मौका भी मिलता है ना। तो आई एम ग्लैड, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज का प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल गया है। और कुछ किसी को समझ में आई होगी या नहीं समझ में आई होगी, जो देखने वाले उनको ये समझ में आए कि कॉर्पोरल पनिशमेंट कोई मसला है। अगर हम सिर्फ ये भी बता सकें कि कॉर्पोरल पनिशमेंट कोई मसला है तो मेरा ख्याल है कि हमारी अचीवमेंट है। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं
और मैं इन सब पैनलिस्ट का, जो हमारे साथ एक कदवर शख्सियत आई थी, जुम्मेदार आई थी, पॉलिसी बनाने वाले आए हुए थे, एक्सपर्ट आए हुए थे, जो तजर्बाकार है, बड़ी बातें ऐसी ऐसी भी थी शायद जो समझना इंतहाई मुश्किल था। ये जो सूबाई सतह पर लेजिस्लेशन, ये कवानीन बनाने का था, बड़े सारे मसाइल सामने खुल के आए हैं, लेकिन इस पे मेरा ख्याल है हम बात अलग करें किसी दिन इनके साथ कम से मुख्तसर पैनल पे, तो हम इसका एक जो हासिल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो बेहतर होगा। तो नाजरीन, यकीनन आज की गुफ्तगू आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हम कोशिश करेंगे कि इसका आज जो मेन थीम रह गया है उसको दोबारा कर लें, छोटा सा मुख्तसर पैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सबको मौका मिले। तो आप सबका शुक्रिया, और एस्टर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी वक्त Thank दिया, you. आपने मेहनत भी की, चलाया Thank you उसका। so much. तो आप सबका और नाजरीन सबका खुदा हाफिज। नाजरीन, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क को, कौम, अपने घर का, और ख़ास ये ख्याल रखेगा कि आपके बच्चे जो है एक आपका फ्यूचर हैं, और वो आपका नहीं, सिर्फ आपके कम्युनिटी का भी है और आपके मुल्क का भी है। उसका आपने किस तरीके से, किस लेवल पे आप तैयारी करते हैं, तो ये ना भूलिएगा। एक दफ़ा फिर, खुदा हाफिज।